हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, CSIR नेट लाइफ साइंस यूनिट नंबर 6 दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी का ये एक टॉपिक है। आपको करना क्यों है? 3 कारण है। सबसे पहले सिलेबस का पार्ट है तो आपको करना ही होगा। दूसरा ये है काफी इजी है और इंटरेस्टिंग है, यदि आप इसको कर लेते हैं तो आप बोर नहीं होने वाले हैं। और थर्ड सबसे जरूरी बात ये है कि ये टॉपिक काफी स्कोरिंग है, इससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं विद अबाउट एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। सबसे पहले जान लेते हैं एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर के बारे में कुछ बेसिक सी बातें, जैसे कि एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है और क्यों बताता है। तो देखिए, जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, तो ऑब्वियसली ये हमें फ्लावर के बारे में बताने वाला है। अब फ्लावर क्या होता है? जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है, क्योंकि फ्लावर के पास मेल और फीमेल पार्ट होते हैं तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसीलिए एंजियोस्पर्म प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। और हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी है या फिर प्लांट की है, हमारे पास जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन सब के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैरेक्टर इन द सेंस कि जैसे हमारी आइज का कलर कैसा है, हमारी स्किन का कलर है, हमारे हेयर्स की लेंथ है, उनका कलर है, हमारी हाइट है, और जिस तरीके से प्लांट के अंदर फ्लावर है उसका कलर कैसे होने वाला है, उसकी हाइट कैसी होने वाली है, फ्लावर का साइज कितना होने वाला है, ये सब कैरेक्टर प्लांट के अंदर होते हैं और उन सब के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेसिकली एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर के अंदर फ्लावर के बारे में सब कुछ बताया हुआ है कि फ्लावर के लिए कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैसे वो काम करते हैं और कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लावर का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्वियसली हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन यहाँ भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक प्लांट है, हमारे पास एक प्लांट है जिसके फ्लावर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्लांट के पास क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक एक्सिलरी बर्ड होती है, एक एक्सिलरी बर्ड होती है जो कि शूट का ही एक पार्ट है, और जो आगे जाकर क्या करती है, या तो ब्रांच को फॉर्म करेगी या फिर फ्लावर को फॉर्म करेगी। ये जो एक्सिलरी बर्ड होती है ये क्या करती है, आगे जाके या तो ब्रांच की फॉर्मेशन करेगी या फिर फ्लावर की फॉर्मेशन करेगी। और क्योंकि हम यहाँ पर फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ब्रांच को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओनली अबाउट द फ्लावर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, फ्लावर के स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले जानिएगा एक बेसिक पार्ट होता है, सबसे नीचे एक बेसिक पार्ट होता है जिसके ऊपर पूरा फ्लावर होल्ड करके रहता है, उसको हम थैलेमस बोलते हैं, जहां पर क्या होता है, पूरा फ्लावर होल्ड करके रहता है। अब देखिए, सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर होती है फ्लावर का, जो सबसे पहला पार्ट होता है और सबसे बाहर होता है, वो कैसे होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ नहीं होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और कलर भी उनका ग्रीन ही होता है। तो उसको हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। उसका एक स्पेसिफिक नेम भी है जिसको हम सेपल बोलते हैं, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं। और ये आउटर होती है, आउटर सर्कल होता है, उसको हम आउटर सर्कल भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि जो फ्लावर का सबसे बाहर वाला सर्कल होता है वो सेपल से मिलकर ही बना होता है। उसके बाद सेपल के बाद देखिए क्या होता है, एक पेटल्स फॉर्म होती हैं। सेपल के बाद पेटल्स फॉर्म होती हैं जो कि कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर होता है, यानी कि फ्लावर का जो कलर हम देखते हैं कि वो ब्लू है या फिर ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, जैसा भी है वो सब पेटल कंसीडर करती हैं, और उसको हम सेकंड सर्कल के अंदर इंक्लूड करते हैं। पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, सेकंड सर्कल के अंदर इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सेपल के बाद क्या होता है, पेटल्स आती हैं। उसके बाद देखिएगा फिर होता है मेल पार्ट, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन, और ये मेल पार्ट होता है, और उसको हम थर्ड सर्कल के अंदर इंक्लूड करते हैं। जो थर्ड सर्कल होता है फ्लावर का वो स्टेमन होते हैं। और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है कार्पल, यानी कि फीमेल पार्ट, और उसको इनर मोस्ट सर्कल में हम इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले एक थैलेमस होता है,
उस पर सबसे पहले आती है सेपल्स का सर्कल आता है, उसके बाद फिर पेटल का सर्कल आता है, फिर एंडोशियम होता है यानी कि मेल पार्ट, और फिर गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट होता है। तो इस तरीके से फ्लावर की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब हम जान लेते हैं कि ये फ्लावर बनता कैसे है। देखिए एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर ने हमें 3 जीन के बारे में बताया है। एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर ने 3 जीन को कंसीडर किया है यहाँ पर, जो कि फ्लावर के ओरिजिनेशन के बारे में हमें बताते हैं। देखिए सबसे पहला जो जीन होता है दोस्तों वो होता है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। क्या किया है एबीसी मॉडल ने हमें क्या बताया है, सबसे पहले एक जीन के बारे में बताया है जिसका नाम है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले जब एक प्लांट होता है और फ्लावर की फॉर्मेशन होने वाली होती है तो एक एक्सिलरी बर्ड होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। लेकिन इस एक्सिलरी बर्ड को जो ऑर्डर मिलता है कि तुम्हें ब्रांच नहीं बल्कि एक फ्लावर की फॉर्मेशन करनी है, प्लांट को फ्लावर की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो ऑर्डर होता है दोस्तों वो ये जीन देता है। यहाँ पर ये जीन होता है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। ये क्या करते हैं, ये इस एक्सिलरी बर्ड को कहते हैं कि तुम्हें फ्लावर की फॉर्मेशन करनी है। तो एक तरीके से जो इनिशियल पॉइंट होता है, जो इंडक्शन होता है, वो ये जीन करते हैं। उसके बाद सेकंड जो जीन होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। इसका फंक्शन होता है एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। कैसे, देखो एक्सिलरी बर्ड से फ्लावर की फॉर्मेशन शुरू तो हो गई है, लेकिन सेपल कहाँ पर बनने वाली है, पेटल कहाँ पर बनने वाली है, एंडोशियम कहाँ पर आएगा, गाइनोशियम कहाँ पर आएगा, ये सब जो मेंटेन करता है वो ये जीन करते हैं। आपने गौर किया है कि सबसे पहले सेपल्स होती हैं, फिर पेटल्स होती हैं, फिर एंडोशियम होते हैं, फिर गाइनोशियम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सेपल्स कभी अंदर हो जाएंगी, कभी बाहर आएंगी, या फिर पेटल्स सबसे बाहर आ जाएंगी और कार्पल भी सबसे बाहर आ जाएंगी, सेपल अंदर चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हर बार एक जो आइडियल फ्लावर होता है उसमें ये पैटर्न फॉलो किया जाता है कि सेपल होंगे, फिर पेटल, फिर एंडोशियम, फिर गाइनोशियम। तो ये जो पैटर्न मेंटेन करता है वो ये जीन करते हैं, जिनका नाम है फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन। थर्ड होता है दोस्तों कैडेस्ट्रल जीन। अब ये कैडेस्ट्रल जीन क्या करते हैं, बाउंड्रीज सेट करते हैं। कैडेस्ट्रल जीन बाउंड्रीज को सेट करते हैं। कैसे, अब देखो सेपल के जो जीन हैं उन्हें ऑर्डर मिल चुका है कि तुम्हें सेपल्स बनानी है, लेकिन सेपल्स कहाँ तक बनती है। आपने गौर किया है कि जो आउटर सर्कल होता है वहां पर ही सेपल्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि आउटर में भी सेपल है और इनर में कहीं पेटल्स के बीच में भी सेपल्स हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज सेट होती हैं। सेपल को जो फॉर्म करते हैं वो जीन जैसे ही उनका सर्कल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। फिर पेटल की बारी आती है। जैसे ही पेटल फॉर्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाता है सर्कल, उसके बाद पेटल्स भी अपनी फॉर्मेशन को बंद कर देता है। इसका कारण होता है क्योंकि वहां पर कैडेस्ट्रल जीन होते हैं जो बाउंड्रीज को सेट कर देते हैं कि तुम्हें केवल यहां तक ग्रो करना है और तुम्हें केवल यहां तक ग्रो करना है। तो कैडेस्ट्रल जीन का ये फंक्शन होता है। यहां पर कुछ एग्जाम्पल है। देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है दोस्तों फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन का, वो होता है लीफी जीन। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि जो मतलब ये जीन है कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन देके रखे थे तो आपको ये भी याद करना है। तो देखिए पहला होता है लीफी, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं LEF। सेकंड जो इसके अंदर होता है वो होता है एपिटेला 1 और एपिटेला 1 को शॉर्ट में लिखते हैं AP। और थर्ड जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों वो है यहाँ पर कॉलीफ्लावर, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CAL। तो आपको ये 3 जीन याद रखने हैं जो कि किसके अंडर आते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन के अंदर आते हैं। इनका काम होता है कि एक्सिलरी बर्ड को फ्लावर के लिए शुरू करना, एक्सिलरी बर्ड को ऑर्डर देना कि तुम्हें फ्लावर फॉर्म करना है। इसके बाद जो ये जो सेकेंड कैटेगरी है इसके अंदर एग्जाम्पल होता है AP1, AP2, AP3, PI पिस्टिलेटा एंड एगेमिस।
ये 5 जीन ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर के ये जो ऑर्गन है, सेपल, पेटल, एंडोशियम, गाइनोशियम, उनको मेंटेन करते हैं। तो हम इन जीन को दोस्तों होमियोटिक जीन भी बोलते हैं। होमियोटिक जीन भी हम इन जीन को बोलते हैं। होमियोटिक जीन बेसिकली होते क्या हैं, ये पैटर्न की फॉर्मेशन करते हैं। देखिए फ्लावर के अंदर एक पैटर्न फॉलो हुआ है, सेपल, पेटल, मेल, फीमेल, तो उस पैटर्न को जो फॉलो करते हैं उन जीन को हम होमियोटिक जीन बोलते हैं। और यहाँ पर इस पैटर्न को जो फॉलो करवाता है उन जीन का नाम है एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, पिस्टिलेटा एंड एगेमस। तो इनको हम होमियोटिक जीन भी बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं पैटर्न के लिए, पैटर्निंग के लिए। तो यहां पर इनको हम होमियोटिक जीन भी कहेंगे। और कैडेस्ट्रल जीन के अंदर आता है क्लास ए एंड क्लास सी। क्लास ए एंड क्लास सी, ये 2 क्लास ऐसी हैं जीन की जो एज ए कैडेस्ट्रल जीन की तरह एक्ट करती हैं। अब देखिए सबसे पहले हम अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये जीन सेपल, पेटल, मेल और फीमेल की फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने 3 जीन की कैटेगरी के बारे में पढ़ा था। उसमें जो सेकंड कैटेगरी थी दोस्तों वो थी फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन, जिसके अंदर हमने 5 जीन के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट था एपिटेला 1 जिसको हम AP1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है एपिटेला 2 जिसको हम AP2 से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है एपिटेला 3 जिसको हम AP3 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फोर्थ था पिस्टिलेटा जिसको हम PI से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिफ्थ होता है एगेमस जिसको हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन सब जीन को क्लास के अंदर डिफाइन कर दिया गया, जैसे कि AP1 और AP2 को क्लास A के अंदर रखा जाता है। अगर क्लास A की बात आती है तो वहां पर आप AP1 और AP2 के बारे में बात करेंगे। सेकेंड जो क्लास होती है वो होती है क्लास B जिसके अंदर AP3 और PI आता है। और क्लास C के अंदर आता है AG। अब इन तीनों क्लास की कुछ जरूरी बातें होती हैं, जैसे कि कभी भी क्लास A और C साथ में काम नहीं करेंगे। कभी भी क्लास A और C साथ में काम नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। कैसे हम लिखते हैं, देखो A ये है यहाँ पर, ये क्या करता है C को रोकता है और C A को रोकता है। इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। ये एक दूसरे के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होते हैं, यानी कि जहां पर A होगा वहां पर C बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और जहां पर C होगा वहां पर A बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और हमने थर्ड कैटेगरी पढ़ी थी कैडेस्ट्रल जीन। वो जो कैडेस्ट्रल जीन होते हैं वो ये ही होते हैं, A और C। क्लास A और क्लास C क्या होते हैं, कैडेस्ट्रल होते हैं, एक दूसरे के बाउंड्रीज को सेट कर देते हैं। कैसे, देखो जहां पर A आएगा वहां पर C नहीं आ पाएगा, जहां पर C आएगा वहां पर A नहीं आ पाएगा, तो उनकी बाउंड्रीज सेट हो जाती हैं। तो ये बाउंड्रीज सेट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो B होता है ये कभी भी अकेला काम नहीं करेगा। ये कभी भी अकेला काम नहीं करेगा, या तो उसको काम करने के लिए A की रिक्वायरमेंट होगी या फिर C की रिक्वायरमेंट होगी। ये कभी भी अकेला काम नहीं करता। अब ये सब काम कैसे करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रखना है एक बॉक्स। एक बॉक्स आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। सेकंड बॉक्स आप इसके साइड में कंसीडर करेंगे, ड्रॉ कर लेना है। सेकंड बॉक्स बिल्कुल साइड में होगा और जो थर्ड बॉक्स है वो इन दोनों के ऊपर होगा। थर्ड बॉक्स इन दोनों के ऊपर प्रेजेंट होगा। अब ये बॉक्स होते क्या हैं, देखो ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसको बोलते हैं क्लास A जीन। बॉक्स जो फर्स्ट होता है ये क्लास A जीन होता है। बॉक्स सेकंड जो होता है ये होता है क्लास B जीन। ये होता है क्लास B जीन, सॉरी क्लास B नहीं, क्लास C आएगा। क्लास C जीन होता है यहाँ पर। और यहाँ होता है क्लास B जीन। देखिए A B C ऐसे होता है, A B और C। अब देखिए क्लास A में कौन कौन से जीन हैं। क्लास A में होता है, हमने अभी पढ़ा है, एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। ये देखिए क्लास A में क्या है, एपिटेला 1 और एपिटेला 2 है।
क्लास बी में क्या होता है दोस्तों? क्लास बी में होता है एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा, एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। और क्लास सी में क्या होता है? क्लास सी में एगेमस होता है। यहां तक क्लियर हुआ? काफी आसान है, आपको बस 3 बॉक्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें ए सबसे पहले रखना है, सी इसके साइड में रखना है और बी को इन दोनों के ऊपर रखना है। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब हुआ ये कि अगर आप यहां नोटिस करते हैं, अगर आप ये पार्ट नोटिस करते हैं, देखिएगा यहां से यहां तक अगर आप पार्ट नोटिस करते हैं तो आप गौर कीजिए, यहां पर क्या है? केवल क्लास ए के ही जीन हैं। यहां पर इस एरिया में केवल क्लास ए के ही जीन हैं। कौन से हैं? एपिटेला 1 है एंड 2 है, एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2 है। और ये जो पार्ट होता है दोस्तों, ये सेपल फॉर्म करता है। ये जो पार्ट है ये सेपल फॉर्म करता है। कौन सा पार्ट? क्लास ए जीन, एपिटेला 1 और एपिटेला 2। इसके बाद देखिएगा, ये पार्ट कंसीडर करते हैं। ये पार्ट अगर आप कंसीडर करते हैं तो आप देखिएगा यहां पर क्या है? क्लास ए जीन भी है और क्लास बी जीन भी है, क्योंकि इस बॉक्स का, क्लास बी वाला जो बॉक्स है उसका ये जो पोर्शन क्या है? बाउंड्रीज में, यानी कि पैरेलल है, तो इसके अंदर ही आएगा। तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर एपिटेला 1 होगा, ठीक है, क्लास ए का है। एपिटेला 2 भी होगा क्योंकि क्लास ए जीन भी यहां पर आया है। क्लास बी आया है, यानी कि एपिटेला 3 भी आया है और पिस्टिलेटा भी आया है। समझ आया? यहां पर आप देखिए इस बॉक्स के अंदर क्या हुआ है, इस बॉक्स में आपको क्लास ए के जीन भी मिलेंगे और क्लास बी के जीन भी मिलेंगे। तो ये जो पोर्शन होता है ये पेटल फॉर्म करता है, ये जो पार्ट होता है ये पेटल फॉर्म करता है और ये सेपल फॉर्म करता है। इतना समझ आया? तो आगे देखिए, अगर इस पार्ट को कंसीडर करते हैं, अगर इस पार्ट को कंसीडर करते हैं तो यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर बी है और सी है, ए नहीं है। यहां पर बी है और सी है, तो कैसे लिखेंगे? एपिटेला 3 आएगा, क्लास बी का जो पार्ट है, पिस्टिलेटा आएगा, क्लास बी का जो पार्ट है, और एगेमस आएगा, क्लास सी का जो पार्ट है। और फिर ये तीनों मिलकर स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं, ये तीनों मिलकर स्टेमन की फॉर्मेशन करते हैं। और अगर आप लास्ट में ये बचा है हमारे पास, इस पार्ट को कंसीडर करते हैं तो यहां पर केवल एगेमस आएगा जो कि कार्पल की फॉर्मेशन करता है, जो कि केवल कार्पल की फॉर्मेशन करता है। तो आपने देखा सेपल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है केवल क्लास ए जीन, क्लास ए जीन। क्लास ए जीन क्या करता है? सेपल फॉर्म करता है। और जैसे ही क्लास ए का नाम आता है तो इसका मतलब है एपिटेला 1 और 2 दोनों कंसीडर होंगे। तो देखिए क्लास ए जीन क्या करता है? सेपल की फॉर्मेशन करता है। पेटल कैसे बनती हैं? पेटल बनती हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास ए प्लस क्लास बी जीन। क्लास ए प्लस क्लास बी जीन से मिलकर ही पेटल बनती हैं। थर्ड में देखिए स्टेमन कैसे बना है? स्टेमन बना है विद द हेल्प ऑफ क्लास बी प्लस क्लास सी जीन। क्लास बी एंड क्लास सी जीन से क्या बना है? स्टेमन बना है। और फोर्थ पार्ट है दोस्तों एगेमस, यानी कि कार्पल। तो ये किससे बना है? ये बना है क्लास सी से। तो ये चारों पोर्शन हमने देख लिया है। अब आप देखिएगा हमने यहां पर कुछ बातें पढ़ी थी। फर्स्ट ये थी कि ए कभी भी सी के साथ काम नहीं करेगा। सबसे पहले ये वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। देखो यहां पर क्लास ए है, ठीक है, सी नहीं है, तो यहां पर वेरीफाई हो गया। यहां पर देखिएगा क्लास ए है, बी है, सी नहीं है, और हमने भी यही पढ़ा है कि क्लास ए के साथ कभी भी सी नहीं आता, तो यहां पर भी ये बात वेरीफाई हुई है। थर्ड में देखिए यहां पर अगर क्लास सी है तो क्लास ए नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है क्लास ए और सी कभी भी साथ में नहीं आएंगे, तो ये थर्ड पॉइंट भी यहां पर हमारा वेरीफाई हुआ है। अब देखिए फोर्थ में क्या है? क्लास सी अकेला है, तो यहां पर भी ये पॉइंट वेरीफाई हुआ है कि क्लास ए और सी कभी भी साथ में नहीं होते। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो बी होता है कभी भी अकेला काम नहीं करता। तो देखिए यहां पर बी है, ए के साथ बिल्कुल अकेला काम नहीं कर रहा है, ए के साथ में है।
और यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी अकेला नहीं है, सी के साथ में काम कर रहा है। तो 2 पॉइंट जो हमने पढ़े थे कि ए और सी कभी साथ में नहीं आएंगे और बी कभी अकेला काम नहीं करेगा, तो ये दोनों पॉइंट हमारे वेरीफाई हो चुके हैं और यहाँ से हमारा एक फ्लावर भी फॉर्म हो चुका है। कैसे? सबसे पहले क्लास ए क्या करता है? सेपल को फॉर्म करता है। सबसे पहले क्या करेगा? क्लास ए सेपल बनाएगा, क्लास ए और बी पेटल्स बनाएंगे, क्लास बी और सी स्टेमन बनाएंगे और क्लास सी हमारा फ्लावर का कार्पल बनाएगा। तो दोस्तों ये है एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, इसीलिए इसको बोलते हैं ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर क्लास ए है, क्लास बी है और क्लास सी है। बहुत इजी है, बस आपको एक चीज यहाँ पर ये याद रखनी है, बॉक्स की लोकेशन आपको याद रखनी है कि ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। आपको ये अपोजिट नहीं करना है, मतलब चेंज नहीं करना है। अगर चेंज करेंगे तो सारा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। आपको बस यही याद रखना है कि ए यहाँ पर, बी यहाँ पर और सी यहाँ पर आएगा। तो देखिए दोस्तों, हम इसके बारे में देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे म्यूटेशन केस ऑफ एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, यानी कि अगर किसी क्लास में म्यूटेशन हो जाता है, सपोज ए में अगर म्यूटेशन हो गया तो फ्लावर कैसा फॉर्म होगा। अब तो क्या है, सब कुछ ठीक है, तो फ्लावर भी हमारे पास कैसा आया है? आइडियल आया है, यानी कि सेपल है, फिर पेटल है, फिर एंडोशियम है, फिर गाइनोशियम है। लेकिन अगर कोई सी क्लास में म्यूटेशन हो जाता है तो फिर कैसी फ्लावर फॉर्म होगा? तो ये होता है म्यूटेशन को केस ऑफ एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।